Good morning and welcome on the platform of RPS online classes. देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग नेचुरल फेनोमेनन का जो टॉपिक है लाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए। उसमें लाइट को समझने के लिए हम लोग उसके डिफिनीशन में जो टर्म यूज होता है, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, तो पहले हम लोग वेव के बारे में पढ़े। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, तो फिर ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, इन सबों के बारे में हम लोग ने पढ़ा। और उसके बाद इस वेव को जनरलाइज करने के लिए, इसके टर्म्स को समझने के लिए हम लोग इससे जुड़ी हुई और भी चीजों को पढ़ा, जिसमें उस वेव का एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, इन सारे टर्म्स को हम लोगों ने पढ़ा। आइए उसके बाद उसके एक इंपॉर्टेंट टर्म था रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को भी पढ़ा। इस रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट वन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन और मीट्स एट द सेम पॉइंट। और जो दूसरा सेकेंड लॉ जो कहता था वो था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं इस पर। उसमें हम बेसिक सा कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पास लिख रहे हैं इस पे, उस क्वेश्चन को जरा सोल्व करिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, ड्रॉ द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो इंसिडेंट होगा उसका रिफ्लेक्शन का पाथ ड्रॉ कीजिए। तो उस दोनों ही लॉ को फॉलो करते हुए, जैसे ए में ये कह रहा है कि इस तरीका से लाइट रे इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट होने के वक्त यहां पर ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। अब इसका रिफ्लेक्टेड रे बताना है, तो सबसे पहले यहां पे इसका ये वाला एंगल कितना है यह बताइए। तो यह बता दिया गया 45 डिग्री है। तो यह लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होगा यहां पर, वो ऐसे सिंबल इसका ये होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है। अब अगर दूसरे ऑप्शन में यह कहा जाता है कि फाइंड द लाइट रे, जैसे यहां जो ड्रॉ द पाथ है ना, तो उसमें कहते हैं कि फाइंड द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इफ द लाइट रे इंसिडेंट्स परपेंडिकुलरली टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस। मतलब ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर, ऐसा कुछ। इस पर लाइट रे ना ऐसे आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलरली, ये इंसिडेंट रे हो गया। तो इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा? तो आप देखो, लाइट रे कहता है जितना एंगल पे इंसिडेंट होता है
उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड रूल है। अब यहां यह लाइट रे जो इंसिडेंट हुआ, अगर इस नॉर्मल के साथ बात की जाए तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना रहा होगा? देख लो, यह नॉर्मल है, इसी पे नॉर्मल अभी आता है, तो नॉर्मल के साथ यह 0 डिग्री, तो यह इसी के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऑलरेडी नॉर्मल हो गया। ठीक है, अगर कुछ ऐसा कहता है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लॉन्ग लाइट रे इसके पैरेलली जा रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन का पाथ ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करोगे आप? देखो, ये ऐसे जा रहा है, तो ये तो इसके पैरेलल है, ये इंसिडेंट ही नहीं हुआ उस लाइट रे, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उस मिरर पे, तो यह रिफ्लेक्ट कैसे होगा? ठीक है, समझ गए इस चीज को? अब आगे आइए, देखते हैं इसके एंगल बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब यहां जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उसका एंगल कितना होगा रिफ्लेक्शन का, यह होगा। इसमें भी ए में देख लीजिए, यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इस पर लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है, इस लाइट रे का इस नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, या यहां पर अगर दे दिया कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो यह जो रिफ्लेक्ट होगा, यह रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। कैसे? एज वी नो दैट फ्रॉम द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, द light incident at the angle that will be equals to the angle of reflection। इसको यह कह सकते हो आप, as angle of incidence is equals to angle of reflection, so angle of incidence is equals to 30 degree, therefore angle of reflection is also equals to 30 degree। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ और टर्मिनोलॉजी है इसके साथ। जब तक नहीं कहा जाता है कि यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री है और किसके साथ है, तो यह एंगल को एक बार कंसीडर किया जाए। जब तक एक एंगल का कंसीडरेशन जो है, या तो इसके नॉर्मल के साथ हो सकता है या फिर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ हो सकता है। तो यह जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसका, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, जब तक नहीं कहा जाता है, तब तक इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम नॉर्मल के साथ ही स्टडी करते हैं। लेकिन इसके अलावे किसी और वर्जन से यह कहना चाहे तो वह इस स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ भी कह सकता है। तो जैसे देखिए, यहां पर अगर कह दिया ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपको 60 डिग्री है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे इफ द एंगल ऑफ incidence with
स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 60 डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ ए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 60 डिग्री, अगर इस इंसिडेंट लाइट रे का एंगल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ अगर 60 डिग्री है तो इसका जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे का कितना होगा। तो सबसे पहले हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका कॉन्सेप्ट क्या ये देखिए, यह नॉर्मल हर हमेशा जिस सरफेस पे यह नॉर्मल होता है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, दैट इज 90 डिग्री। यह टोटल 90 डिग्री बनाता है, यह देख रहे हैं 90 डिग्री में ये वाला पार्ट पता है 60 डिग्री, यहां से ये वाला देखिए, यहां से ऐसे ये अगर बात करें 90 डिग्री है तो ये वाला पार्ट सिर्फ 60 डिग्री है। इसका मतलब एंगल I इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो ये अब 30 डिग्री का फाइंड आउट कर लिया आप, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो फिर यहां पर देखिए यह नॉर्मल बनाया है, इसके साथ ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री बनाया है, और 90 डिग्री में ये वाला पार्ट 30 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना होगा, ये फिर 60 डिग्री होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्चुअली एवरी क्वेश्चन having some concept, and if you are able to understand the concept then definitely you will get the solution in given duration. इस तरीका के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिस क्वेश्चंस को हम लोग ना होमवर्क के रूप में करेंगे, बट अभी इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जैसे इस फॉर्मेट का जो क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन पे जो बेस्ड, या तो हमें ड्रॉ करना पड़ता है उसका रिफ्लेक्टिंग पाथ या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहीं पर इस क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे देता तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना पड़ता, और फिर उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आइए देखते हैं यह जो रिफ्लेक्शन की बात हम लोग देखिए हैं, यह रिफ्लेक्शन होगा कहां से। देखिए जितना भी सरफेसेस है इन दिस वर्ल्ड, ईच एंड एवरी सरफेस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बोर्ड को भी देख रहे हो, इससे भी तुम्हें एक साइनिंग दिख रहा होगा। अब उस साइनिंग का जैसे एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग हो, व्हाइट कलर का घर हो, और उसमें अगर रेड कलर की गाड़ी ले जाकर के पार्क कर देते हैं तो कुछ देर बाद उसका जो वॉल है वह ना रेडिश टाइप का दिखने लगता है। रेड कलर का होता नहीं लेकिन उस तरह का दिखने लगता है। तो क्या होता है, उस रेड कलर की गाड़ी पर जब बाहर लाइट इंसिडेंट होता है तो वह उससे कुछ उस रेड कलर का अंश अपने साथ लेते हुए रिफ्लेक्ट कर देता है, और इस वजह से हमारे चारों तरफ की जो वॉल है या जो हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग है वह रेड कलर का दिखने लगता है, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए अब हमें जो पढ़ना है आगे उसे हम लोग बोलते हैं मिरर, ठीक है। तो हर सरफेस रिफ्लेक्ट कर सकता है, बट कोई ऐसा सरफेस जो बेहतर से बेहतर रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी हमें देता हो, जिससे हम उस रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को और बेहतर से बेहतर तरीका से देख सकें। मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। जितना भी लाइट इंसिडेंट हो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वह आपको रिफ्लेक्ट हो जाए। इसके लिए क्या किया गया कि जो रफ सरफेस है उसके रिफ्लेक्शन को इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि इस रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है वह दो तरह का हो सकता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
तो अगर यह इस टाइप का सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो यह क्या करेगा, यह स्मूथ सरफेस है तो इसका रिफ्लेक्शन जैसे देखिए यहां से ये देख रहे हैं आप, एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये हो गया आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक ऐसा सरफेस जो कुछ इस तरह से हो, इस तरह का सरफेस हो, रफ सरफेस हो, तो यहां देखिए जो लाइट यहां आया इस पे, ये देखिए इधर चला गया, इधर चला गया, देख रहे हैं कोई पैटर्न नहीं है, ये सारे इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट तो हो रहे हैं, बट यह देखिए किधर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, किधर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, किधर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, यह यूज नहीं भी हो सकता है। तो यह जो है इसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। या समटाइम्स डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन का हमारे डेली लाइफ में कोई इस तरह का यूज नहीं है, इसलिए इसको आगे स्टडी करना नहीं, बट इस रेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज है। यह जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं, और यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट कर पाए, जो इंसिडेंट लाइट रे हो उसका मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि यह अगर ग्लास है, स्मूथ सरफेस ग्लास है, तो इस ग्लास को अगर पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए का मतलब समझते हैं, वैसे तो सबसे बेहतर होता है कि इस पर सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाता, बट सिल्वर इकोनॉमिकल लेवल से ट्रांसपोर्टिंग मतलब सिक्योरिटी के बेस पे यह सही नहीं है। मिरर को सिल्वर पॉलिश कर दिया जाता, ग्लास को सिल्वर पॉलिश कर दिया जाता, तो यह सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टिंग के अकॉर्डिंगली यह सही नहीं है, इसके लॉसेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसको ना एल्युमिनियम से पॉलिश कर देते हैं, और यह एल्युमिनियम से पॉलिश किया हुआ एक तरफ से एल्युमिनियम का पॉलिश प्लस उसके ऊपर से कोई पेंट चढ़ा देते हैं, और यह जितनी बेहतर तरीके की यह पॉलिशिंग होगी उतना बेहतर तरीके का इमेज फॉर्मेशन उस मिरर पे होता है, वह उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं a smooth glass surface when polished from one side is used as a mirror, it will be act as the best reflecting surface, ठीक है। यह मिरर हो गया जब पॉलिश कर दिया गया। तो अब यह मिरर जो ग्लास का जो शेप होगा उसके बेसिस पर इसके अलग अलग टाइप्स भी होंगे, ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स भी होंगे। अब इस अलग अलग टाइप्स के बेसिस पर इसे देखा जाए तो इसे बोलते हैं एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और इसे बोलते हैं प्लेन मिरर, और इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये प्लेन मिरर जो है इसका फर्दर कोई और टाइप नहीं होता है, ठीक है, बट ये स्फेरिकल मिरर जो है, जैसे देखिए यह एक स्फेयर, ठीक है, यह स्फेरिकल मिरर को अगर पॉलिश कर दिया जाए, स्फेरिकल ग्लास को पॉलिश कर दिया जाए तो मिरर की तरफ एक्ट करने लगेगा, बट इसमें भी थोड़ा सा टेक्निक यूज किया गया, और इस स्फेरिकल मिरर को स्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ऐसे कट किए बीच से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। और यह दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसे क्या किया गया कि एक को अंदर से पॉलिश कर दिया, ठीक है, और एक को बाहर से पॉलिश कर दिया, ठीक है।
इसके कारण यह स्फेरिकल मिरर का फर्दर मतलब आगे दो टाइप्स बने, और इस दोनों टाइप में एक हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका इसे बोलते हैं कॉनकेव, और ये जो है इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इस प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस सभी के जो प्रॉपर्टीज है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का इसका जो तरीका है, उसके बेसिस पर इसके आगे जितने हम लोग इसके डीपली इसके स्टडी करेंगे तो इस मिरर से जुड़े हुए कुछ टर्म होंगे, जैसे फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, उसका डायमीटर होगा, ये सारे चीज इसमें आएंगे। फिर इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा टर्म हम लोग इसके आगे जो क्लासेस होगा उसमें डील करेंगे। और अभी इससे जस्ट आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा मतलब इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के केस में इसके फोकस के बारे में स्टडी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ स्फेरिकल मिरर के बारे में उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका इन्फिनिटी है, मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इन सारे चीजों को इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ होमवर्क में आप लिख लो स्टडी मिरर एंड द रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिरर से रिलेटेड टर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे, उस इमेज की प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।